हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की स्पेशल क्लास, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप सभी के डिमांड पर ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है और सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं बीएड प्रवेश परीक्षा में। साथियों, यदि आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, आपको कोई समस्या नहीं होगी, पेपर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, लगभग प्रश्न जो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से उठाए जाते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक सवाल के लिए जो है आपके पास कुछ वक्त दिया जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा, आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को करना पड़ता है स्वप्रयास, यानी खुद से प्रयास, अभिभावकों का योगदान, शिक्षकों का योगदान, इनमें से कोई नहीं। बताएं, आप लोग आंसर दे सकते हो सवाल नंबर फर्स्ट का। चलिए प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। साथियों, सीखना जो है यानी लर्निंग जो है विकास की एक प्रक्रिया है जहां जो है व्यक्ति को सबसे पहले खुद से प्रयास करना होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों का भी योगदान होता है और शिक्षकों का भी योगदान होता है, लेकिन सबसे पहले जो है आपको आगे आना पड़ता है। आपको सीखने के लिए जो है, आप कह सकते हो, सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी साथियों, सीखने के लिए जो है सबसे पहले आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती सिखा सकता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है सबसे पहले आपका योगदान होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है? बताएं। इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, ईस्टर्न, एजुकेशनल। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। यूनेस्को में जो है ई का अर्थ क्या है? साथियों, आपने यूनेस्को का नाम सुना होगा, UNESCO। यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा। इसका जो है दोस्तों कभी कभी पेपर में पूछता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एक एक करके हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। साथियों, यूनेस्को में ई का अर्थ होता है एजुकेशनल, यानी जो है आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, बात करें दोस्तों यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है। अच्छा, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, फ्रांस के जो है पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा। शिक्षण की सहायक प्रणाली है प्रयोगशाला, पुस्तकालय, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ। चलिए, शिक्षण की जो है सहायक प्रणाली है, जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भाई, प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए जवाब दीजिएगा। शिक्षण की सहायक प्रणाली है दोस्तों, प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनों होती है शिक्षण की सहायक प्रणाली। क्यों? जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ सीख रहा है तो दोस्तों प्रयोगशाला की भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आप जो है उसमें क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। यानी अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, उसका जो है आप लोग प्रयोग कर सकते हो, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर सकते हो। और पुस्तकालय की भी आवश्यकता होती है, यानी आप लाइब्रेरी की भी आवश्यकता होती है। क्यों? इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें किसी भी टॉपिक की जो है डेप्थ स्टडी कर सकते हो, गहन अध्ययन कर सकते हो, अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हो, शोध कर सकते हो। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, एक और दो, दोनों। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 4। शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति किसके द्वारा डिजाइन की गई है? J.S. ब्रूनर, S. बॉर्न, B.S. स्किनर, B.S. ब्लूम। बताइएगा, आंसर करिएगा। शिक्षण में जो है निपुणता सीखने की रणनीति किसके द्वारा डिजाइन की गई है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें।
साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, BS ब्लूम के द्वारा, ठीक है, डिज़ाइन किया गया है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5, शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? UGC, NCERT, NCTE, NCERT, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, चलो भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये सभी सवाल जो है पेपर में पूछे गए हैं। चलिए प्रयास करिएगा, शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। NCTE के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NCTE का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों भारत में जो है शिक्षा के लिए जो है मानदंड और मानक विकसित करने के लिए जो है जिम्मेदार एक संगठन है। कौन सा? NCTE। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया है, इसमें आपको भरना है किसके अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है? बताओ भाई, किसके अभाव में जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है? आंसर दे दो सभी लोग। चलिए प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कार अभाव में जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, समाचार पत्र एक बताएं क्या है? औपचारिक अभिकरण है, अनौपचारिक है, व्यक्तिगत है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए प्रयास करिएगा। चलिए भाई, समाचार पत्र जो है एक आप कह सकते हो अनौपचारिक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनौपचारिक अभिकरण है। ठीक है भाई। साथियों आप सभी को पता है समाचार पत्र जो होता है ये जनता को आप कह सकते हो सूचना देता है और समाचार और मनोरंजन का भी साधन होता है, और कह सकते हो आप लोग जो जनमत और जागरूकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है भाई, तो समाचार पत्र क्या है? एक इनफॉर्मल अभिकरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, खाली स्थान यहाँ पर दिया है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, बताएं। आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, मानवतावादी। खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट यहां पर बिल्कुल राइट हैं। प्रयोजनवादी जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये जो है किसके द्वारा कहा गया है? बताओ भाई, सभी लोग अपना आंसर छापो, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। एक बार सेशन को लाइक कर दें, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। चलिए, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये जो है किसके द्वारा कहा गया? साथियों जॉन डेवी के द्वारा। ठीक है, जॉन डेवी नहीं, जॉन डेवी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, बताइए। राज्य निकायों पर, केंद्र निकायों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं? बताएं भाई, सभी लोग आंसर करें। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। प्रबंधन का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है राज्य निकायों पर, केंद्र निकायों पर, दोनों पर, यानी आपका ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण की तकनीकी है, चित्रण, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण, इनमें से सभी? बताओ भाई, आंसर करो। चलिएगा
चलिए जवाब दीजिएगा, प्रयास करें भाई। टीचिंग टेक्निक है, बताइए। यानी अगर आप जो है कुछ बच्चों को पढ़ाते हो तो उनको जो है चीज़ों को सिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, चित्रण के माध्यम से आप लोग जो है उन्हें सिखा सकते हो, एग्जाम्पल देकर और प्रदर्शन करके, यानी अपने विचारों का जो है प्रदर्शन करके उसके माध्यम से जो है आप लोग बच्चों को सिखा सकते हो और स्पष्टीकरण यानी व्याख्या करके किसी भी टॉपिक को जो है समझा सकते हो, सिखा सकते हो। ठीक है, तो ये जो है टीचिंग की टेक्निक होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। सवाल नंबर अगला, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, बताइए। सामाजिक न्याय, सामाजिक मांग, मानव शक्ति विकास और यहाँ पर दिया है उपरोक्त सभी। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक न्याय भी है, सामाजिक मांग भी है, मानव शक्ति विकास भी है। उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। अपने छात्रों को समझना, अपने विषय में निपुणता, शिक्षण कौशल प्राप्त करना। उपर्युक्त सभी। चलिए भाई साथियों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के यदि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, अपने छात्रों को समझना। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर जो है आप क्लास में हो, किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गए हो, सबसे पहले क्या करोगे, अपने छात्रों को जो है समझोगे। यानी ये जो है किस तरीके से किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। अपने विषय में निपुणता होनी चाहिए। यानी आप अगर किसी भी विषय का टीचर बन रहे हो, सबसे पहले जो है आपको उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। और शिक्षण कौशल प्राप्त करना, यानी आपके पास जो है टीचिंग की टेक्निक भी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है चीज़ों को समझाना होता है, पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। ठीक है भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर सुधार देना चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है और प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बताइए चारों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इन विकल्प को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए भी आंसर करिएगा। सभी लोग एक बार ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए प्रयास करिएगा। साथियों, बच्चों की गलतियां जो होती हैं ये अधिगम का जो है एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो वो सिर्फ गलती ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके विचारों के बारे में भी आपको पता चल रहा है कि ये बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं क्यों, किस कारण की वजह से जो है गलतियां कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। आपको जो है उनके विचारों के बारे में समझने का भी मौका मिल सकता है और इससे जो है आप लोग जो है उन्हें हेल्प की कहाँ पर आवश्यकता है ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई भी छात्र गलतियां कर रहा है उसको जो है अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं होती है टीचर को, बल्कि उसको समझने की आवश्यकता होती है कि जो बच्चा गलती कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके विचार के बारे में पता चलता है टीचर को और जो है उसमें सुधार करने का प्रयास करता है टीचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बच्चों की गलतियाँ एक अधिगम का एक भाग होता है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, बताइए। जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। बताएं। चलिएगा, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए
ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, चलिएगा, जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। जवाब दो आप लोग, चलिएगा, चलिए। साथियों, वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखो भाई, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपर्युक्त सभी। चलिए सभी दोस्त आंसर दे भाई। चलिए, पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज बताइएगा, पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। बताइए, आंसर करिएगा। चलिए भाई, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई, साथियों, प्रभावी शिक्षण तभी हो सकता है यानी इफेक्टिव टीचिंग जो है तभी हो सकती है जब छात्रों के अंदर योग्यता हो और प्रेरणा का वांछित स्तर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहां पर राइट हैं। अगला सवाल देखिएगा, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, बताएं शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जवाब देने का प्रयास करें सभी दोस्त। चलिए भाई, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। जवाब देंगे सभी दोस्त। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, छात्र केंद्रित, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन कहना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, प्राधिकारवादी होना। बताओ भाई, चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा सभी दोस्त। चलिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। सभी दोस्त ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी एक जो है सुस्थापित मुद्रा को जो है अपनाना चाहिए और एक आत्मविश्वासी और मिलनसार व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए। चलिएगा, असंसाधित मलजल, कृषि संबंधी जल प्रवाह, अविनियमित लघु उद्योग, धार्मिक रीति रिवाज। बताइएगा। चलिए, असंसाधित मलजल यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? बताएं। चलिए प्रयास करिएगा।
साथियों आप कह सकते हो शिक्षण के जो है 3 निर्धारित स्तर होते हैं। कौन कौन से? एक स्मृति होता है आपका, दूसरा समझ और तीसरा आपका चिंतनशील। ठीक है भाई, यानी आप कह सकते हो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो 3 जो है आपके यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विभेदीकरण जो है नहीं होता है भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। स्मरण भी होगा, बोध भी होगा, परावर्तित भी होगा, लेकिन जो है विभेदीकरण नहीं होगा। अगला सवाल देखो भाई, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है? बताओ, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। चलिए भाई, उड़ीसा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है? टी समूह, सूक्ष्म शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण, अनुकरण तकनीकी। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, जवाब दे दीजिएगा आप लोग, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए, चलिए भाई, अंतःक्रिया विश्लेषण ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर थर्ड राइट है। अगला सवाल देखें, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है जानकारी प्रदान करना। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, क्यों? छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो साथियों, इस सेशन में हमने 25 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को कवर किया है। क्या इस सेशन को जो है कंटिन्यू रखना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जो है यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस ही करवाए जा रहे हैं पहले शुरुआत में। क्या जो है नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आपका जो है रिव्यू हमें बताएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 3 बजे GK GS की स्पेशल क्लास में। उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।